नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे विद स्मार्ट स्टडी चैनल पे। तो आज हम लोग सीटेट का सेट 3 जो कि 4 जनवरी 2022 को ऑनलाइन सीबीटी मोड में पूछा गया सीटेट का 30 क्वेश्चन को लिए हैं, जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन का डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग वीडियोज को अभी तक नहीं देखे हैं, इससे पहले 2 सेट हमने सीटेट का ईवीएस का अपलोड कर दिया है। अगर नहीं देखे तो आप लोग जाकर देख सकते हैं और इस वीडियो से कंटिन्यू भी आगे देख सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही नेक्स्ट सेट हम अपलोड करें तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये 4 जनवरी 2022 को पूछा गया क्वेश्चन सेट 3 है। ठीक है, तो इसमें ही सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है 61 नंबर में कि मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारों द्वारा मारे जाते हैं। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। तो मगरमच्छ के मारने के शिकारी को क्या फायदे हैं, ये बात पूछ रहा है। सींगों के लिए मगरमच्छ के सींग होते हैं, नहीं होते, तो ऑप्शन ए गया। दांत के लिए मगरमच्छ के दांत के लिए भी नहीं मारा जाता है। खुशबू के लिए भी नहीं मारा जाता है, मगरमच्छ को मारा जाता है त्वचा के लिए। तो इससे रिलेटेड कई प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि हाथी को क्यों मारा जाता है, तो उसके दांत के लिए मारा जाता है। एक सींग वाला गेंडा को क्यों मारा जाता है, तो उसको सींग के लिए मारा जाता है। और कस्तूरी हिरण को क्यों मारा जाता है, तो थोड़ी सी खुशबू के लिए कस्तूरी हिरण को मार दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में है बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। ठीक है, बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, यह मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो ये बोरा चावल का जो किस्म है ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये पाया जाता है असम में। ये हमारा हो जाएगा भारत। ठीक है, इस टाइप का भारत है हमारा। ठीक, यहाँ पे हमारा है असम, यहाँ पे। ठीक है, ये एरिया हमारा है असम का एरिया भारत में। ठीक है, तो असम में कहाँ पाया जाता है, बोरा चिपचिपा चावल। ठीक है, तो हल्का सा भी अगर ऑप्शन चेंज करें तो असम के आसपास वाला भी स्टेट दे सकता है, तो आप लोग बना सकते हैं। तमिलनाडु कहाँ पे है, तो तमिलनाडु यहाँ पे है। ठीक है, बिहार कहाँ पे है, तो बिहार हमारा यहाँ पे है। उड़ीसा कहाँ है, तो उड़ीसा हमारा यहाँ पे है। और उसके बाद क्या रहा, असम, तो असम यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कह रहा है, सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूपरेखन से बचाने के लिए रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती है। रूखेपन से बचाने के लिए किसका उपयोग करती है, गुलाब जल का, आसुत जल का। गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस। नींबू का रस और दूध, गुलाब जल और सिरका। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, गुलाब जल का तो करता है लेकिन सिरका का नहीं करता, ऑप्शन ए गया। ठीक है, नींबू का रस का भी उपयोग करती है लेकिन यहाँ पे दूध का उपयोग नहीं करती है। गुलाब जल हो जाएगा, ग्लिसरीन हो जाएगा और नींबू का रस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कह रहा है, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है। ठीक है, छोटा सा पेड़ में घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है, सूर्य पक्षी जिसको सन बर्ड कहते हैं, बारबेट, कौवा या भारतीय रोबिन। तो इसमें हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा सनबर्ड यानी कि सूर्य पक्षी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन पर पी एन आर दर्शाता है। तो पी एन आर क्या दर्शाता है, तो पी एन आर जो है ये दर्शाता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्या हो जाएगा, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ठीक है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, यात्री संख्या रिकॉर्ड, यात्री नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड। तो पी एन आर का मतलब क्या होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ठीक है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो पैसेंजर मतलब हो जाएगा यात्री,
नेम मतलब नाम और रिकॉर्ड, तो यात्री नाम संख्या 65 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। 66 में कह रहा है मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? वलियम्मा या अम्मू अम्मा, दीदू या थम्मा। तो माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? वल्ली अम्मा। ठीक है, तो 66 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अम्मू अम्मा माँ की माँ अर्थात नानी को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 66 का ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है? ठीक है, तो केरल हमारा नक्शा में कहाँ है? केरल को देख लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारा कुछ इस टाइप का भारत का नक्शा हो गया। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। केरल हमारा यहाँ पे है। ठीक है, केरल के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे कोझिकोड जो है केरल में है। क्या है? कोझिकोड केरल में है, ऑप्शन बी। तो ये एनसीईआरटी में है। अगर आप लोग बोलेंगे तो एनसीईआरटी का भी हम ऑडियो टेप के माध्यम से कुछ वीडियोस ऑडियो लेक्चर हम प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आप उसको आसानी से हेडफोन में सुन के उस चीज़ को याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियोस वगैरह तो बहुत सारी है। तो 67 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है उस गांव का नाम उगने वाले कई खेजड़ी के कारण पड़ा है। इस गांव के लोग पेड़ पौधों और जानवरों की बहुत देखभाल करता है। भारत में यह कहाँ है? तो भारत में जो है खेजड़ी कहाँ पे उगता है? तो ये उगता है राजस्थान में। ठीक है, ये उगता है राजस्थान में, और राजस्थान यहाँ ये वाला एरिया हमारा हो जाएगा। राजस्थान जो है ये वाला एरिया हमारा क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एरिया, यहाँ नीचे में गुजरात है, गुजरात के ऊपर राजस्थान है, तो ये वाला एरिया राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान में ही खेजड़ी का वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें देखते हैं। उत्तरांचल ये नहीं होगा, उत्तर प्रदेश ये भी नहीं होगा, महाराष्ट्र ये भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी 68 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान की जलवायु क्या है? बहुत शुष्क जलवायु है, जिसके कारण यहाँ की वनस्पतियाँ पारिस्थितिकी के अनुकूल होती है ना। और क्या होता है, खेजड़ी एक ऐसा पेड़ है जो बहु बहुतायत से पाया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, खेजड़ी का वृक्ष जो थार में, मरुस्थल और अन्य स्थानों में भी पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 69 पे। 69 नंबर में कह रहा है हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है? तो हाथियों के झुंड का मुखिया जो होता है, उस हाथी के झुंड में सबसे अधिक उम्र वाली हथनी होती है। ठीक है, मादा हाथी। तो मादा हाथी सबसे छोटी मादा हाथी ये नहीं होगा, सबसे उम्रदराज मादा हाथी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा नर हाथी नहीं रहता है। नर हाथी 12-13 साल तक ही झुंड में रहता है, उसके बाद वह झुंड छोड़ देता है। एक झुंड में 12 से 13 हाथी और हथनी रहते हैं, और उसका मुखिया जो होता है सबसे बुजुर्ग हथनी होती है। सबसे बूढ़ी हथनी जो होती है सबसे ज़्यादा उम्र की मादा हाथी। ठीक है, और नर हाथी का इसमें कोई विशेष रोल नहीं रहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है। तो मिट्टी के बर्तन को मजबूत कैसे बनाया जाता है? बेक करके, गलाने से, भूनने से या जलाने से। तो मिट्टी को जो है मजबूत बनाया जाता है बेक करके। ठीक है, मिट्टी को कैसे मजबूत बनाया जाता है? बेक करके। मिट्टी को बेक करने का मतलब क्या होता है? इसे मजबूत एवं सख्त बनाने के लिए उच्च तापमान पर पकाया जाता है। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को बेक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 71। 71 नंबर में क्या कर रहा है? पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के उपयोग किया जा सकता है। तो सौंफ का उपयोग ये मुंह को साफ रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, लौंग का उपयोग दांत के दर्द को दूर करने के लिए किया जाता है। मेथी तो सब्जी में दिया जाता है। और अफीम का बीज क्या होता है? यह पीड़कनाशी दवाइयों के रूप में उपयोग किया जाता है इसका। ठीक है, तो यहाँ दांत दर्द के लिए हम लोग लौंग का उपयोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 71 का बी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। क्या कर रहा है? गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम क्या है? यानी कि गेहूं के आटे से चपाती बनाना है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है? आटे को गूंथ कर, आटे की छोटी लोइयां बनाकर, लोइयों को बेलकर, आग पर पकाकर। ये प्रोसेस सही लग रहा है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर, पहले ही आटे की लोइयां बना लेंगे तो बाद में कैसे गूँथेंगे? पहले गूँथा जाता था। आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर, ये भी नहीं होगा। आटे को गूँथ कर लोई बना लीजिए, लोई बेल कर तैयार करें,
और क्या कर रहा है, आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बना लीजिए और आग पर पका लीजिए। तो ये हमारा आटे को गूँथ लीजिए, ठीक है। उसके बाद छोटी बेल कर तैयार कर लीजिए, फिर छोटी लोइयाँ बनाइए, ये भी नहीं होगा। पहले आटे को गूँथा जाता है, गूँथने के बाद क्या किया जाता है, छोटी छोटी लोइयाँ बनाई जाती है, फिर उसके बाद उसको बेल कर तैयार किया जाता है और फिर उसको आग पे पकाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। 73 नंबर में क्या कह रहा है, नृत्य के रूप में मुद्रा डैश प्रदर्शित करती है, ठीक है। नृत्य के रूप में मुद्रा क्या प्रदर्शित करती है, नृत्य प्रदर्शन, भावनाएं, आत्मविश्वास या हाथ हाथ और चेहरे की गति। तो नृत्य के रूप में क्या प्रदर्शित किया जाता है, तो अपना भावना को व्यक्त किया जाता है, ठीक है। वो अपनी भावना को किस प्रकार दूसरों को व्यक्त करना चाहती है, तो वो नृत्य के रूप में और मुद्रा और भावना को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं, 74 नंबर। 74 नंबर में क्या कर रहा है, जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे कैसे सीखते हैं। यानी कि बच्चा बोल नहीं सकता है, ठीक है, और सुन नहीं सकता है, बोल भी नहीं सकता है और सुन भी नहीं सकता है। तो उसके लिए सांकेतिक भाषा के माध्यम से ये हो सकता है। मातृभाषा का प्रयोग करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा यदि वह सुन नहीं सकता है। स्थानीय भाषा का प्रयोग करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वह सुन ही नहीं पा रहा है। ब्रेल के माध्यम से, तो ब्रेल के माध्यम से अगर देख नहीं पा रहा है तो इसका उपयोग करते हैं। बाकी सांकेतिक भाषा के माध्यम से बच्चों को बोलकर या सुनकर यदि बोल नहीं पाता और सुन नहीं पाता है तो फिर भी वह सीख सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है, नदी, पहाड़, झील, तालाब या झरना। तो नदी, झील और झरना ये तीनों धरती पर बहते हैं, ठीक है, ये पानी। और लेकिन पर्वत क्या होता है, यह खड़ा रहता है एक पठार के रूप में। तो 75 का ऑप्शन बी इसमें अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यही सही हो जाएगा। बाकी तीनों क्या है, पानी का स्रोत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। 76 नंबर में क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर्यावरण की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है, ठीक है। प्राथमिक स्तर का बात कर रहा है। स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के उनके बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। उसको जो भी चीज़ पढ़ाना है वो पहले से जिस चीज़ को जान रहा है उस चीज़ को जोड़कर ही उसको पढ़ाना है, ठीक है। रटने को हतोत्साहित ये भी करना है, रटने को प्रोत्साहित नहीं करना है, रटने को हतोत्साहित करना है, ठीक है। यहाँ पे ये सही हो जाएगा। रटना नेगेटिव है और हतोत्साहित भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बता दिए, यानी कि रटना क्या है, गलत है, नेगेटिव वर्ड है, उसको हतोत्साहित करना है, प्रोत्साहित नहीं करना है। सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान, सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान ये नहीं करना है। और क्या है, स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं, स्पष्ट सीमाएं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 76 का ये स्पष्ट सीमाएं ये नहीं होगा। बाकी सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान, यानी कि वहाँ से किताबी शिक्षा से बाहर से पढ़ाना है, ठीक है, जोड़ के। तो ए, बी और सी हमारा सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी गलत है, तो ऑप्शन डी है ये गया। और ए, बी और सी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या हो सकता है, विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये हो सकता है। नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना, ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है। और विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के एक निश्चित विकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं, तो यहाँ नहीं है, ये नेगेटिव वर्ड हो गया, ये भी गया। निर्धारित पाठ्य पुस्तक को सीखने के लिए संसाधनों का एकमात्र आधार ये भी नहीं होगा क्योंकि विविध प्रकार का उपयोग करना है, तो ये ऑप्शन भी गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही था 77 का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं, 78 नंबर। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या करा है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अगर वीडियोस
का सॉल्यूशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियोज़ को लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है? और कमेंट में बताना नहीं भूलिए कि वीडियोज़ को आप लोगों को कैसा लग रहा है। और अगर इसमें किसी विशेष प्रकार की और अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, हम और इसमें मॉडरेट इसको अपडेट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा और मुद्दों को एकीकृत करता है। ये तो सही बात है। यह विषय कक्षा 1 और 2 में है, पर्यावरण अध्ययन 1 और 2 में नहीं है, तो ये गया। ईवीएस पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा औपचारिक है, नहीं, क्या है, मातृभाषा है, ठीक है। एक एकल विषय दृष्टिकोण पर आधारित, एकल दृष्टिकोण पर भी आधारित नहीं होगा, यह विविध प्रकार के दृष्टिकोण पर आधारित होगा। तो 78 का ऑप्शन ए ही हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। 79 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है, ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए? किसको कम करना है, ठीक है, कम से कम करना है? विवरण को, चित्र पठन को, स्वतंत्र वाद विवाद को या कथन को? ईवीएस की कक्षा में जो है हमको विवरण को कम करना है, ठीक है। चित्र पठन से बच्चा का समझ विकसित होगा, वह अब सारी चिंतन में विकास करेगा, जिससे उसका मानसिक विकास होगा। कथन, ये भी बच्चा सुनकर भी बहुत चीज़ सीख सकता है, ठीक है। स्वतंत्र वाद विवाद उसके लिए तो बहुत ज़्यादा लाभदायक है, तो तीनों यहाँ पे सही हो जाएगा। विवरण जो होता है शिक्षक केंद्रित होता है, ये नहीं करना है, इससे बचना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कर रहा है? प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती क्या है? परिभाषा और जानकारी, रटकर सीखना, अवधारणा का विकास, विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यस्त करने के अवसर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। वो किस लिए सही है? ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती क्या है? परिभाषा की जानकारी है, ये नहीं होगा, परिभाषा और जानकारी नहीं होगा। रटकर सीखना नेगेटिव है, ये भी नहीं होगा। अवधारणाओं का विवरण, ये भी नहीं होगा, क्योंकि विद्यार्थी खुद से व्यक्त करके सीखने का उसको अवसर मिलेगा, ठीक है, क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से या स्वतंत्र वाद विवाद के माध्यम से, ठीक है। तो इस प्रकार से वह सीख सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उप थीम शामिल है? तो किस, टोटल 6 थीम है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं कौन कौन से 6 थीम है, तो आप लोग पिछले वीडियो में हमने बताया है कौन कौन से 6 थीम है, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को देखते हुए बताते हैं कि कौन सा उप थीम शामिल है। तो परिवार और दोस्त, ठीक है, और जल, भोजन या कार्य और खेल। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उप थीम शामिल है? उप थीम के बारे में नहीं पूछ रहा है, किस थीम में उप थीम शामिल है, तो वो परिवार और दोस्त में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर 81 का ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा बच्चा ऑप्शन नंबर सी मार दिए होंगे, जो कि कार्य और खेल ये उप थीम है, लेकिन किस थीम का उप थीम है ये बात पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को बनाते समय क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखने की यहाँ पे ज़रूरत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है, ईवीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जाता है वर्णन द्वारा, वास्तविक संवाद द्वारा, प्रयोग प्रक्रिया द्वारा, सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर का आकलन करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्णन द्वारा, ये नहीं होगा, वर्णन नहीं करना है, बच्चों के वास्तविक संवाद द्वारा ये करना है, प्रयोग की प्रक्रिया द्वारा ये भी करना है, ठीक है, और ये नहीं करना है, सही और गलत ये नहीं करना है। तो वर्णन भी यहाँ पे हो जाएगा। एक मिनट फिर से देख लेते हैं। ईवीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जाता है, ठीक है, वर्णन द्वारा, ठीक, वास्तविक संवाद द्वारा, प्रयोग की प्रक्रिया द्वारा, सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों को आकलन द्वारा। तो वर्णन करके प्रामाणिक और सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है, वास्तविक संवाद द्वारा भी दिया जा सकता है, प्रयोग द्वारा भी दिया जा सकता है, लेकिन सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर का आकलन करके नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन नहीं होगा, डी है ये गया, डी है ये गया, ठीक है, और इसमें भी ऑप्शन डी है ये भी गया, तो बचा जो ऑप्शन डी, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए, बी और सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। 83 में कह रहा है, यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के सार्थक हो जाते हैं, मुद्दे आसपास बहस आयोजित करती है,
विद्यार्थियों को सरल दृश्य दिखाकर यदि विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शनों को दिखाया जाता है। थीम आधारित वर्कशीट विद्यार्थियों को देकर, ठीक है। यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। श्रव्य दृश्य नहीं, ये भी नहीं होगा, प्रदर्शन भी नहीं होगा, विद्यार्थियों को वर्कशीट कार्य भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। क्या कह रहा है, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा संसाधन है। पाठ्य पुस्तक के अलावा क्षेत्र भ्रमण, जहाँ पे भी ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण आ जाएगा ये बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड होता है, 101% ये सही हो जाएगा। विकिपीडिया, ये छोटा बच्चा कैसे विकिपीडिया को पढ़ पाएगा, बढ़िया से समझ पाएगा। रेडियो भी नहीं होगा और विश्वकोश भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 84 का ए ही यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। क्या करा है, जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। ऑप्शन ए में है भूमिका निर्वाह द्वारा, बी में है विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा, सी में है क्षेत्र भ्रमण के द्वारा, डी में है प्रदर्शन और गृह कार्य के द्वारा। प्रदर्शन और गृह कार्य का काम जहाँ भी आएगा ये तो गलत हो जाएगा, हमारा गृह कार्य बच्चे को नहीं देना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी गया, तो ये गया, ठीक है। तो बचा ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर ए 85 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 में क्या कह रहा है, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में शामिल ईवीएस को सीखने के लिए वास्तविक कहानियाँ, कथाएं और वास्तविक घटनाएं हैं, क्योंकि वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत है। वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं। वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं जिससे हम परिचित हैं। ये हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। वे शिक्षक के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं। ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान नहीं बनाते हैं, वे सूचना और सीखने का समृद्ध स्रोत है। और क्या है, वे विद्यार्थियों और शिक्षक समुदाय को प्रेरित करते हैं। ए, बी और सी यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है हमारा, ठीक है। बाकी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर डी 86 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। 87 में क्या कर रहा है, ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन ध्यान केंद्रित होना चाहिए। सीखने के लिए, सीखने पर, सीखने के रूप में, अनौपचारिक सीखने पर। अनौपचारिक नहीं सीखना है, सीखने पर भी नहीं होना चाहिए, सीखने के रूप में भी नहीं होना चाहिए, सीखने के लिए होना चाहिए। यानी कि कक्ष में पढ़ाते समय अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही उसको क्या करना है, आकलन करना है, जिससे और भी मजबूत होगा, ठीक है। तो 87 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है, राजा एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों को काम के लिखित से मौखिक से दृश्य तक सभी घटनाओं में उपस्थित मानदंड स्पष्ट रूप से इंगित करता है। तो शिक्षक उपयोग कर रहा है रूब्रिक्स का, चेकलिस्ट का, उपाख्यान रिकॉर्ड का या अवलोकन पत्र का। तो यहाँ पे 88 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, रूब्रिक्स का, ठीक है। रूब्रिक्स क्या होता है, इसके द्वारा शिक्षक विद्यार्थी के कार्यों के लिखित, मौखिक से दृश्य सभी घटकों का क्या करता है, इंगित करता है, जिसका उपयोग शिक्षक लिखित कार्य, परियोजना, भाषण और बहुत सारे विभिन्न प्रकार के असाइनमेंट का आकलन आसानी से कर सकता है, ठीक है। और अवलोकन का यहाँ मतलब क्या होता है, अवलोकन का मतलब होता है निरीक्षण या विचार करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा 88 का ए सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। 89 में क्या कह रहा है, ईवीएस में आत्म आकलन क्या होता है, यानी कि सेल्फ असेसमेंट क्या होता है। सीखने के लिए आकलन, सीखने के बारे में सीखना, उपलब्धि और सीखने का परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना, सीखने का आकलन। इस टाइप का क्वेश्चन ईवीएस में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा बारीक से इसको पढ़ने का कोशिश करेंगे, फिर कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता उसको ढूंढने का कोशिश करेंगे, जिससे हमारा ऑप्शन को टिक करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ 89 का देखते हैं क्या क्या हो सकता है। सीखने के लिए आकलन, ये बिल्कुल हो सकता है। आत्म आकलन में क्या सीख रहे हैं इसके लिए आकलन करना, ठीक है। जैसे आंख बंद करके बच्चा आकलन करता है कि बोल के, सुन के या किसी के द्वारा। सीखने के बारे में सीखना, ये भी होगा। उपलब्धि और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना, ये भी होगा। लेकिन सीखने का आकलन नहीं होगा। सीखने का आकलन कब होता है, जब शिक्षण प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, फिर उसके बाद सीखने का असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। तो ये हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन डी गया, ऑप्शन डी गया।
तो बचा हमारा ए, बी और सी। ए, बी और सी ऑप्शन नंबर ए में है, तो 89 का ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 89 का ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ईवीएस का सीखना आधारित है। ईवीएस का सीखना कैसे होता है? सरल से जटिल का सिद्धांत पर, सरल से जटिल का सिद्धांत पर, जटिल से सरल के सिद्धांत पर, वैश्विक से स्थानीय के सिद्धांत पर, अमूर्त से मूर्त के सिद्धांत पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जिसका सही जवाब रहेगा उसका कमेंट को पिन किया जाएगा। ठीक है, और अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को रिवाइज करके देखते रहिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोगों के सीटेट में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, रिवाइज कर करके आप लोग इसको देखते रहिए। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो भी आने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।